हेलो बडीज़, कैसे हैं आप लोग। आई विश आप सब लोग अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। कल हमने पार्ट 1 रिकॉर्ड किया था, चैप्टर 1 नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट सीए इंटर का। उसमें अपन ने बेसिकली 4 टॉपिक्स कवर करे थे, दैट इज़ द मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। आज अपन रिमेनिंग टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि अपन ने कल क्या क्या पढ़ा था। तो कल अपन ने एक तो मीनिंग देखी थी ऑडिट की। एंड ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन, यहाँ पे वर्ड याद रखना था, इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size, legal form, when such an examination is conducted with a view to expressing an opinion thereon। ये तो अपन ने ऑडिट की डेफिनेशन देखी थी। उसके बाद में अपन ने देखा था कि ऑडिट के ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जहाँ पे अपना कौन सा ऐसे लग रहा था, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, जिसमें बेसिकली 2 ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, क्या, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस एंड टू रिपोर्ट। ओके, फिर अपन ने क्या देखा था, फिर अपन ने देखा था स्कोप ऑफ ऑडिट की, ऑडिट का स्कोप क्या क्या होता है। तो बेसिकली ऑडिट के स्कोप में अपन ने देखा था कि जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, अपन को उनका कवरेज चाहिए। फिर उसके बाद में अपन को रिलायबिलिटी एंड सफिशेंसी ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। एंड उसके बाद में अपन को जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उनको प्रॉपर डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अपना। फिर उसके बाद में आता है, अपन ने क्या देखा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ द ऑडिट के अंदर अपना फर्स्ट क्या था, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसमें अपन ने देखा था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है, और जब उसको मैनेजमेंट प्रिपेयर करती है तो वहाँ पे वो क्या इंक्लूड करती है, जजमेंट को इंक्लूड करती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने देखा था नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, कि हो सकता है कि अपन एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए मटेरियल मिस स्टेटमेंट के, क्योंकि मटेरियल मिस स्टेटमेंट दोनों की तरफ से होती है, फ्रॉड की वजह से भी होती है एंड एरर की वजह से भी होती है। उसके बाद में अपन ने देखा था नेचर, नॉट इन नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कि जो अपन ऑडिट करते हैं दैट इज इन द नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट इन नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। एंड उसके बाद में था टाइमलीनेस ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रिलेवेंस ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ओवर टाइम, कि अपने पास टाइम की कमी रहती है तो अपन को क्या करना पड़ता है, एक बैलेंस स्ट्रक करना पड़ता है, किसके बीच में, रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग इट, इसके बीच में अपन को एक बैलेंस बनाना होता है। उसके बाद में अपना लास्ट पॉइंट था फ्यूचर इवेंट्स की, वी आर द सीएस नॉट द भगवान, तो हम फ्यूचर इवेंट्स को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो देर इज़ ऑलवेज चांस कि जो फ्यूचर में इवेंट होने वाले हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे, एडवर्सली इफेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द इनहेरेंट लिमिटेशंस। ओके, तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। अपना आज का फर्स्ट टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ एन इंगेजमेंट, कि इंगेजमेंट क्या होता है। जो इंगेजमेंट होता है वो क्या होता है, एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। फॉर्मल एग्रीमेंट होता है किसके बीच में, ऑडिटर के बीच में और क्लाइंट के बीच में। ऑब्वियसली जो 2 लोग आपस में काम करने वाले हैं, एग्रीमेंट किसके बीच में होगा, उन दोनों के बीच में ही होगा। और एग्रीमेंट होता क्यों है, एग्रीमेंट इसलिए होता है ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए। ठीक है, यही एग्रीमेंट क्या ले लेता है, इंगेजमेंट लेटर का शेप ले लेता है। अब यहाँ पे आता है एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट। द पर्पज़ ऑफ एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट इज़ टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर अपन बाहर से ऑडिट क्यों करवा रहे हैं, एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट लेटर क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि जो अपने इंटेंडेड यूज़र्स हैं, अब अपने इंटेंडेड यूज़र्स कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तो इंटेंडेड यूज़र अपने स्टेक होल्डर्स हो गए, अपने एम्प्लॉयज़ हो गए, अपने इन्वेस्टर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, दीज आर द इंटेंडेड यूज़र। तो उनको क्या चाहिए, डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर। दैट्स वाई वी आर कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट इंगेजमेंट। नाउ बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, वाई ऑडिट इज़ नीडेड, कि अपन को ऑडिट की नीड क्यों है, ये अपन ने ऑब्जेक्टिव में भी देखा है, ये अपन ने डेफिनेशन भी देखा है कि अपन को ऑडिट की नीड क्यों है। ऑडिट की नीड है जो उनके इंटेंटेड यूज़र्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, उनको लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं वो एक्चुअली करेक्ट है या नहीं है, whether these financial statement contain any material misstatement or not. That's why audit is needed. लाइक यहाँ पे दे रखा है कि अपन को ऑडिटेड अकाउंट प्रोवाइड हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन।
द इन्वेस्टर्स बिलीव कि वो बिलीव करते हैं कि हाँ ये जो स्टेटमेंट्स है या प्रोवाइड करवा रहे हैं हाई क्वालिटी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, दैट गिव्स कॉन्फिडेंस टू द यूज़र्स, जिससे यूज़र्स के अंदर क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ जो हम इन्फॉर्मेशन रीड कर रहे हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रीड कर रहे हैं वो सही है. नाउ इन केस ऑफ कंपनीज स्टेक होल्डर्स मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन डेली अफेयर्स. अब होता है ना, स्टेक होल्डर्स डेली अफेयर्स के अंदर क्या नहीं होते, इन्वॉल्व नहीं होते, तो उन्हें जानना होता है कि कंपनी प्रॉपरली वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है. और स्टेक होल्डर्स क्या होता है, कंपनीज के ओनर्स होते हैं, तो उन्हें क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म चाहिए किसके रिलेटेड, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड. इसलिए उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए क्या करवाई जाती है, ऑडिट करवाई जाती है, ऑडिट नीडेड होती है. ऑडिट एक्ट एज अ मॉरल चेक ऑन द एम्प्लॉयज़. बिल्कुल, जो एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ के अंदर काम कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा ऐसे रहते हैं कि कंपनी की ऑडिट होगी तो अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारी गलती पकड़ी जाएगी. सो देयर इज़ अ मॉरल चेक ऑन द ऑडिट कि एम्प्लॉयज़ की वो क्या करेंगे, प्रॉपरली वर्क करेंगे विदाउट कमेंटिंग एनी फ्रॉड, बिना कोई फ्रॉड करे हुए. ठीक है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर हेल्पफुल टू द गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहते हैं, हेल्पफुल रहते हैं. ऑडिट से अपन क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर, बहुत दोनों फ्रॉड और एरर क्या कर सकते हैं, अपन डिटेक्ट कर सकते हैं. अब यहाँ आता है ऑडिट मैंडेटरी है या वॉलंटरी है. तो ऑडिट हमेशा मैंडेटरी नहीं होती है, बिकॉज लाइक जो कंपनीज होती हैं तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग हर एक कंपनी को ऑडिट करवाना मैंडेटरी है. अंडर सेक्शन 139 की कंपनीज को तो ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, लेकिन जो कंपनीज नहीं हैं, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज़ हैं, उनके लिए भी कभी कभी कंपलसरी हो जाता है ऑडिट करवाना. लाइक इन द टैक्सेशन लॉ, अगर उनका टर्नओवर 1 करोड़ से इंक्रीज़ हो गया है तो उनके लिए ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है. सो ऑडिट ऑलवेज मैंडेटरी नहीं है. जब भी कोई क्राइटेरिया फुलफिल होता है या जब भी कोई लॉ के अंदर फॉल करता है तभी अपनी ऑडिट क्या हो जाती है, मैंडेटरी हो जाती है. नाउ हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर. ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, तो एक कंपनी की ऑडिट हो रही है तो, और ऑडिट किसके लिए हो रही है, इंटेंडेड यूजर्स के लिए हो रही है, तो दे विल अपॉइंट द ऑडिटर. सेम, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, बिकॉज द इंटेंडेड यूजर्स आर द शेयर होल्डर्स, सो शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट द ऑडिटर इन द एनुअल जनरल मीटिंग. किसके अंदर अपॉइंट करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या करेंगे, ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे. नाउ टू होम रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय एन ऑडिटर. ऑडिटर के द्वारा रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी, तो जिन्होंने अपॉइंट किया, हम रिपोर्ट भी उन्हीं को ही देंगे क्योंकि हमने ऑडिट ही उन्हीं के लिए करी है. सो द ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय स्टेक होल्डर्स, सो वी विल सबमिट द रिपोर्ट टू द स्टेक होल्डर्स. ठीक है. द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज एन रिटन ऑडिट रिपोर्ट इन विच ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन, जो अपन ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं. द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट. जिसने अपना अपॉइंटमेंट किया है अपन उसी पर्सन को रिपोर्ट सबमिट करेंगे. इन केस ऑफ कंपनीज दीज आर शेयर होल्डर्स. तो कंपनीज के केस में ये कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं. नाउ दिस इज द केस स्टडी 1. अपन केस स्टडी के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे अपन सारी केस स्टडीज़ और टेस्ट योर नॉलेज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे कवर कर लेंगे. उसके लिए आप पहले ये पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वाली रिवीजन वीडियो देखना, उसके बाद ही अपन ये MCQ सॉल्व करेंगे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, मीनिंग ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट. नाउ दिस टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. ये पहले ओल्ड कोर्स में नहीं होता था, ये अभी आया है. मीनिंग ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट. एश्योरेंस इंगेजमेंट लाइक देखो, अपन ऑडिट के अंदर भी क्या दे रहे हैं, ऑडिट के अंदर भी अपन एक रीजनेबल एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं. एश्योरेंस इंगेजमेंट जो है वो थोड़ा सा वाइडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू द ऑडिट, क्योंकि यहाँ पे अपन कोई ऑडिट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अपन एश्योरेंस दे रहे हैं कि हाँ ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये दिखने में या फिर ये FRF के अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड है. ठीक है. अब एश्योरेंस इंगेजमेंट में देखो क्या होता है. एश्योरेंस इंगेजमेंट विज एन इंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ किया, प्रैक्टिशनर, नॉट द ऑडिटर. क्यों, क्योंकि ऑडिटर वर्ड जो होता है वो एक नैरो वर्ड होता है. प्रैक्टिशनर वर्ड्स में सब लोग आ गए, सब लोग इस लाइक कि एक CA इन प्रैक्टिस आ गया. अब वो CA इन प्रैक्टिस में कुछ भी कर रहा हो, यहाँ पे उन्होंने CA इन प्रैक्टिस को कवर कर लिया है. सो हियर प्रैक्टिशनर डिनोट CA इन प्रैक्टिस. एक्सप्रेस इन कॉन्क्लूजन, वो ओपिनियन नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, कॉन्क्लूजन दे रहा है. एक्सप्रेस इन कॉन्क्लूजन डिज़ाइन टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस. सेम वही है, अपना वर्क तो सेम वही है कि अपन को डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस को एनहेंस करना है, किसके, इंटेंडेड यूजर्स के.
अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी। यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पार्टी का मतलब होता है मैनेजमेंट। अपन ने देखा था ऑडिटर के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, मैनेजमेंट की होती है। तो वहाँ अपन ने वर्ड यूज़ किया मैनेजमेंट, यहाँ अपन क्या यूज़ कर रहे हैं वर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन और मेजरमेंट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर अगेंस्ट क्राइटेरिया, कि एक कोई सब्जेक्ट मैटर होता है उसके लिए अपन ये चीज़ें परफॉर्म कर लेते हैं। अपने एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे अपन ले रहे हैं बैंक का, कि मान लो बैंक को आपके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप बैंक से लोन लेने गए। नाउ बैंक वांट कि आप अपने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको सबमिट करो, मतलब प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनको सबमिट करो कि आप आने वाले 5 ईयर्स के अंदर उनका लोन पे ऑफ कर भी पाओगे नहीं कर पाओगे, आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटीज़ है भी कि नहीं है। ओके, नाउ मैनेजमेंट, हियर वी यूज़ द वर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी। अब जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है वो क्या करेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो वो तो प्रिपेयर करेगी, लेकिन जो अपने ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो तो बनते हैं एफआरएफ के अकॉर्डिंग, क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 के अंदर अपन को एक प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे स्पेसिफिक थर्ड पार्टी अपन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगती है, सो उसके लिए अपने पास कोई इंडिविजुअल एफआरएफ नहीं है, इसलिए अपन यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ करते हैं, क्राइटेरिया। वो एक क्राइटेरिया के बेसिस पे अपन क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हैं। ओके, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या करती है, क्राइटेरिया के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है, और अपन कौन है, प्रैक्टिशनर, उसको क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं और फिर अपना क्या देते हैं, कॉन्क्लूजन डिज़ाइन करते हैं। होप आप सब एश्योरेंस एंगेजमेंट और यहाँ पे हर एक वर्ड का मीनिंग समझ गए होंगे। नाउ इट मीन्स दैट द प्रैक्टिशनर गिव्स एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। अपन किसके लिए दे रहे हैं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं। स्पेसिफिक हो गई, बैंक वालों ने स्पेसिफिक आने वाले 2-3 सालों के लिए मांगी है इन्फॉर्मेशन, तो अपन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ड्यू टू विच द यूज़र ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन कौन हो गए अपने वाले केस में, बैंक हो गए, आर एबल टू मेक कॉन्फिडेंट डिसीजन, कि वो कॉन्फिडेंट डिसीजन ले पा रहे हैं कि हाँ हमें इसे लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नोइंग वेल दैट द चांस ऑफ इन्फॉर्मेशन बीइंग इनकरेक्ट इज डिसमिस्ड। अब उनके मन में एक क्लियरिटी आ गई है कि जो इन्फॉर्मेशन सामने वाली उनको कस्टमर दे रहा है वो सही ही है। उनके मन में जो वो एक डाउट था कि ये इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट हो सकती है, वो क्या गया है, हट गया है। नाउ एलिमेंट ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब मेरे एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। लाइक फर्स्ट पॉइंट तो मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, अपने पास 3 तो क्या है, पार्टीज़ है। 3 पार्टीज़ कैसे, एक तो प्रैक्टिशनर है, प्रैक्टिशनर कौन है, ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर को अपन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रैक्टिशनर। ठीक है, फर्स्ट तो अपने पास क्या गया, प्रैक्टिशनर हो गया। उसके बाद में क्या है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन है, मैनेजमेंट, क्योंकि अपन मैनेजमेंट को अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। एंड थर्ड इज द इंटेंडेड यूज़र। इंटेंडेड यूज़र कौन है अपने वाले केस में, बैंक। सो यहाँ पे 3 पार्टीज़ क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, एंड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। एक क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर होता है। लाइक उन्होंने बोला कि हमें 3 ईयर्स का फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब बेसिकली बैंक वालों का जो इंटरेस्ट रहता है वो कहाँ रहेगा, वो कंपनीज़ की असेट के ऊपर रहेगा, कि वो कहाँ से कैश जनरेट कर रही हैं उस पर रहेगा। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर उनका क्या रहेगा, ग्रेटर कंसर्न रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है, इट रेफर टू द इन्फॉर्मेशन टू बी एग्जामिन्ड बाय द प्रैक्टिशनर। ये किसको रेफर कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को जो प्रैक्टिशनर क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ही कहा है उसको, कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी हम उसी को ही क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे। ना थर्ड पॉइंट इज दैट अ सुटेबल क्राइटेरिया। यहाँ पे सुटेबल क्राइटेरिया वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसके लिए क्या नहीं होता, इंडिविजुअल एफआरएफ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है सुटेबल क्राइटेरिया। दिस रेफर टू द बेंचमार्क यूज टू इवेल्युएट द सब्जेक्ट मैटर। ये सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करने के काम आता है। लाइक जैसे कि स्टैंडर्ड्स हो गए, गाइडेंस लॉज हो गए, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए। सो सुटेबल क्राइटेरिया यहाँ पे आ जाएगा। नाउ फोर्थ पॉइंट इज द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ये तो अपन हर जगह कंटेन करते हैं जब अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अपन किसके बेसिस पे अपना कंक्लूजन देंगे, किसके बेसिस पे अपना ओपिनियन देंगे, वो अपन को कैसे पता चलेगा, वो अपन को पता चलेगा आफ्टर गैदरिंग ऑडिट एविडेंस। ऑडिट एविडेंस क्या करने के बाद में, गैदर करने के बाद में। अब ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होने चाहिए। इसका एक सेपरेट ऐसे है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग है, अपन इसको वहाँ पे कवर करेंगे।
एक बार यहाँ वैसे देख लेते हैं। सफिशिएंट रिलेट्स टू द क्वांटिटी, सफिशिएंट किससे रिलेट करता है, क्वांटिटी से। एंड अप्रोप्रिएट रिलेट्स टू द क्वालिटी, कि अपने पास प्रॉपर क्वालिटी एंड प्रॉपर क्वांटिटी के अंदर क्या होनी चाहिए, ऑडिट एविडेंस होने चाहिए। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, अ रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट इन एप्रोप्रिएट फॉर्म। अब अपन कोई भी इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, रिपोर्ट तो देंगे, एंड रिपोर्ट ऑब्वियसली हमेशा किस में होगी, रिटर्न होगी। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट अपन प्रोवाइड करेंगे। अ रिटर्न रिपोर्ट इज प्रोवाइडेड कंटेनिंग कंक्लूजन दैट कन्वे द एश्योरेंस अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। अपन सब्जेक्ट मैटर के लिए, अपन सब्जेक्ट मैटर के लिए क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस को कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या थे, अपने 5 पॉइंट थे, एलिमेंट्स थे किसके, एश्योरेंस इंगेजमेंट के। आप इसका एक निमोनिक बना सकते हैं, इसका निमोनिक हो सकता है 3S रिपोर्ट। ओके, 3S रिपोर्ट। यहाँ पे 3 किसको डिनोट कर रहा है, 3 पार्टीज रिलेशनशिप आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आ गया, 3S, तो S में एक S आ गया सब्जेक्ट मैटर, दूसरा S आ गया सुटेबल क्राइटेरिया, तीसरा आ गया सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ओके, फिर उसके बाद में इन द एंड अपनी क्या आ गई, रिपोर्ट। होप आप सब लोग ये समझ गए होंगे। इसका निमोनिक याद रखना है तो आप याद रखना, इसका निमोनिक है 3S रिपोर्ट। ओके, 3S रिपोर्ट। अब इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू यही है कि अपना क्या होता है, 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। ऑडिटर हो गया, जिसको अपन क्या बोलेंगे, प्रैक्टिशनर, नॉट ऑडिटर, प्रैक्टिशनर हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गई, एंड द थर्ड पार्टी हो गई। उसके बाद में एक एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर होता है, एक सूटेबल क्राइटेरिया होता है क्योंकि इसका सेपरेट FRF नहीं होता है, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस अपन को ऑब्टेन करने होते हैं, एंड रिटर्न अश्योरेंस क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। नाउ कम टू द मीनिंग ऑफ रिव्यू, ऑडिट वर्सेस रिव्यू। ठीक है, एक तो होती है ऑडिट और एक होता है रिव्यू, तो दीज आर 2 डिफरेंट टर्म्स। अब देखो, वी हैव लर्न दैट द ऑडिट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट। अपन ऑडिट में क्या दे रहे हैं, रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं, ऑब्वियसली इट प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। हाउएवर रिव्यू जो होता है ना, वो क्या प्रोवाइड करता है, लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट। जो रिव्यू होता है ना, उसके अंदर अपन लेस एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, लेस प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। अपन कह सकते हैं कि ऑडिट जो है वाइडर है एज़ कम्पेयर टू द रिव्यू। ओके, रिव्यू में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कम होती है, एंड ऑडिट में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। रिव्यू इज़ लाइक बेसिकली अपन जो है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करते हैं। जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनका क्या होता है, लिमिटेड रिव्यू होता है, जहाँ पे अपन क्वालिटी जो क्वार्टरली जो होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अपन क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं कि उन्होंने जो क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है। अब देखो यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट। मैंने कहा ना, अश्योरेंस इंगेजमेंट इज़ अ वाइडर टर्म देन द ऑडिट। अश्योरेंस इंगेजमेंट के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, क्योंकि अश्योरेंस इंगेजमेंट में इंक्लूड हो गया प्रैक्टिशनर वर्ड। प्रैक्टिशनर मतलब CA इन प्रैक्टिस, एंड CA इन प्रैक्टिस जो होता है वो वैरायटी ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सो अश्योरेंस इंगेजमेंट भी बहुत सारे तरीके के होते हैं। अब यहाँ पे अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या क्या आया, एक तो रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट आया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ऑडिट। जो अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं, जो अपन स्टार्टिंग डे से पढ़ रहे हैं, वो रीजनेबल अश्योरेंस क्या है, अपनी ऑडिट है। देन इसमें आया लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट। लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट कौन सा, रिव्यू वाला, जो अपन क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर रहे हैं, दैट विल कवर अंडर द लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट। ओके, देखो, एज ऑलरेडी डिस्कस, अश्योरेंस इंगेजमेंट प्रोवाइड अश्योरेंस टू द यूजर्स। अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होता है, जो यूजर्स को अश्योरेंस देता है। द डिफरेंस इज ऑफ डिग्री। डिफरेंस किसका है, डिग्री का है। जब अपन रीजनेबल अश्योरेंस दे रहे हैं तो अपन हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑफ डिग्री दे रहे हैं, और जब अपन लिमिटेड रिव्यू दे रहे हैं तो अपन लो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ अश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट लाइक ऑडिट। रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है, ऑडिट। ठीक है, प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस विच इज़ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस। वो क्या होती है, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है। उसमें अपन ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसमें अपन को ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने होते हैं, और वहाँ पे अपन को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस भी क्या करने पड़ते हैं, ऑब्टेन करने पड़ते हैं। लाइकवाइज इन लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट, लिमिटेड अश्योरेंस इंगेजमेंट में क्या होता है, जहाँ पे अपन क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं, नॉट ऑडिट, वी डू रिव्यू। ठीक है, प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। यहाँ पे अपने क्या होती है, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस होती है एज कम्पेयर टू द ऑडिट। ओके, अब इसके यहाँ पे डिफरेंस दे रखे हैं, देखो,
रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट, रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट क्या प्रोवाइड करता है? हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, ये अपन ने देख लिया। और ये क्या प्रोवाइड करता है? लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस। ओके गुड। नाउ इट एलोबरेट एंड एक्सटेंसिव प्रोसीजर, ये मैंने बता दिया। अगर आपको हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑब्टेन करनी है सो ऑब्वियसली आपको क्या करने पड़ेंगे? एक्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे? परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्यों? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। अब वहाँ पे अपन को लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस इंगेजमेंट देनी है, सो अपन अगर फ्यूअर प्रोसीजर भी परफॉर्म करेंगे तो अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आओ। इट ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के बेसिस पे अपन क्या करते हैं? रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉन करते हैं। और इधर की साइड क्या होता है? लिमिटेड रिव्यू के अंदर इट इन्वॉल्व ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन। यहाँ पे अपन क्या ड्रॉ करते हैं? लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। और वहाँ पे अपन क्या करते हैं? रीजनेबल कंक्लूजन क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। रीजनेबल अश्योरेंस इंगेजमेंट का एग्जाम्पल क्या हो गया? ऑडिट। एंड उसका एग्जाम्पल क्या हो गया? रिव्यू। ओके, अब देखो यहाँ पे दिया इन्होंने, एक आते हैं अपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होती है ना अपनी, ये भी एक अश्योरेंस इंगेजमेंट है कि अपन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अपना कंक्लूजन दें कि वो सही है कि नहीं है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो अपन फोरकास्ट करते हैं। लाइक अपन जैसे बैंक के लिए फोरकास्ट कर रहे थे कि अपन बैंक को 5 ईयर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट करके दे रहे थे, सेम यही वही है। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर क्या आता है? मीन्स फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अजम्पशन। किसके बेसिस पे बनाई है अपन ने? अजम्पशन के बेसिस पे बनाई है, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, बट हम अज्यूम कर सकते हैं उसकी करंट सिचुएशन को देखते हुए कि आगे फ्यूचर में ये सब होने वाला है। अजम्पशन अबाउट इवेंट्स, इवेंट्स के लिए क्या अजम्पशन? अकर इन द फ्यूचर, जो कहाँ अकर होगी? फ्यूचर के अंदर अकर होगी। एंड पॉसिबल एक्शन बाय एन एंटिटी, और एंटिटी उसको लेके क्या क्या पॉसिबल एक्शन लेगी, उस बेसिस पे अपन क्या करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। दैट इज़ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने दे भी दिया, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरकास्ट। अपन उसको फॉरकास्ट भी कर सकते हैं, प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, और दोनों का कंबाइनेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोला, ये मैंने आपको पहले भी बताया ऑडिट की डेफिनेशन के अंदर, कि जो अपन ऑडिट कंडक्ट करते हैं वो अपन किसके ऊपर कंडक्ट करते हैं? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के ऊपर। अपन ने ऊपर देखा था पार्ट 1 में, अगर आप देखोगे वीडियो के अंदर, वहाँ मैंने बताया था कि जो अपन परचेज और सेल्स के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो ऑलरेडी अकर हो चुके हैं, तो वो क्या हो गई है? हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हो चुकी है, जो कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर रिकॉर्ड हुई है। और अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ही क्या करते हैं? ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट किसकी होती है? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ठीक है, और जो अश्योरेंस इंगेजमेंट है, अश्योरेंस इंगेजमेंट में इन्होंने एक टाइप का अश्योरेंस इंगेजमेंट दिया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये जो होता है ये बेसिकली फ्यूचर इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब अबाउट इकोनॉमिक इवेंट्स के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर और सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि अकर होता है किसके अंदर? पास्ट पीरियड्स के अंदर। कि अपन जो पास्ट पीरियड है उसके अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को देखते हैं और फिर अपने अजम्पशन के अकॉर्डिंग उनको प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मैंने बता दिया है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द फ्यूचर इवेंट्स। ये किससे रिलेट करता है? फ्यूचर इवेंट से रिलेट करता है। देयरफॉर इन सच अश्योरेंस engagement practitioner provide a report assuring that nothing हैज़ कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन। यहाँ पे अपन ऑल्टर वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, प्रैक्टिशनर वर्ड यूज़ करते हैं कि प्रैक्टिशनर के अटेंशन में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आई है टू सजेस्ट दैट दीज अजम्पशन डू नॉट प्रोवाइड रीजनेबल बेसिस फॉर द प्रोजेक्शन। बेसिकली इस एंगेजमेंट के अंदर अपना यही वर्क होता है कि अपन देखें कि जो भी अजम्पशन, जो भी इन्होंने हाइपोथिकेशन अजम्पशन ली है वो सारी करेक्ट है कि नहीं है, वो एक रीजनेबल अश्योरेंस प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया, एग्जाम्पल ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट के एग्जाम्पल क्या हो गए? अब मैंने बताया ना, अश्योरेंस इंगेजमेंट एक वाइडर टर्म है, उसमें ऑडिट भी आ गया, उसमें रिव्यू भी आ गया, उसमें अपने प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ गई, उसमें हर एक चीज़ कंटेन हो जाती है, क्योंकि ये सारी ही सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है? सीए इन प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिशनर प्रोवाइड कर रहा है। सो इसमें क्या आ गया? ऑडिट भी आ गया, इसमें रिव्यू भी आ गया, इसमें एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आ गया। ऑडिट में अपन क्या देते हैं? रीजनेबल अश्योरेंस, ये अपन देख चुके हैं। रिव्यू, जो अपन क्वार्टरली फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का रिव्यू कर रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या दे रहे हैं? लिमिटेड अश्योरेंस दे रहे हैं।
वेरी गुड। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ दैट कि जहाँ पे अपन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का एग्जामिनेशन कर रहे हैं, वहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड एश्योरेंस रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अजम्पशन इन्फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ प्रोजेक्शन एंड रिलेटेड मैटर्स, कि अपन यही बता रहे हैं कि जो बेसिस है प्रोजेक्शंस का वो करेक्ट है कि नहीं है। अब यहाँ पे आ रहा है रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स। एक अपन कंट्रोल्स के ऊपर भी रिपोर्ट देते हैं। ऑपरेटिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी क्या होता है, अश्योरेंस इंगेजमेंट ही होता है रिगार्डिंग डिज़ाइन एंड ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, की जो कंपनीज के कंट्रोल है वो इफेक्टिव है या नहीं है। ये भी एक सेपरेट टाइप ऑफ अश्योरेंस इंगेजमेंट होता है। नाउ ये एक चार्ट प्रोवाइड किया इन्होंने। देखो रीजनेबल अश्योरेंस किस में होता है, रीजनेबल अश्योरेंस होता है ऑडिट के अंदर, लिमिटेड अश्योरेंस होता है रिव्यू के अंदर, एंड जो दूसरा अश्योरेंस होता है जहाँ पे अपन किसके ऊपर अश्योरेंस दे रहे हैं, अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आती है, ऑडिट में आती है, ठीक है। और अदर देन हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के ऊपर अगर अपन अश्योरेंस दे रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हो गए, क्योंकि वहाँ पे अपन क्या करते हैं, अजम्पशन के ऊपर फ्यूचर को फोरकास्ट करके अपन क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जितने भी एमसीक्यूज हैं, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग की क्वेश्चन है, अपन सारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। मेक श्योर कि आप ये सारे रिवीजन वीडियो देखने के बाद में एक बार खुद से सेल्फ रीड करें बुक को, खुद से चीज़ों को लर्न करने की कोशिश करें, बिकॉज द थिंग्स आर नॉट डॉक्यूमेंटेड आर नॉट डन। ऑडिट के अंदर यही है कि अगर जब तक आपने उसको लिखा नहीं है, खुद के हाथ से किया नहीं है, तब तक वो आपने किया ही नहीं है। सो हो सके तो इस वीडियो के बाद में एक बार खुद से इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना, देन फिर अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नाउ क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर। एक ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इस सब्जेक्ट को रटने के अलावा ऑडिटर के अंदर बहुत सारी क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जब एक ऑडिटर होता है तो उसको सिर्फ माइंड से ऑडिटर होना ज़रूरी नहीं है, ही शुड लुक लाइक एन ऑडिटर फ्रॉम द अपीयरेंस, आपको दिखना भी ऑडिटर चाहिए, ओके। सो यू हैव अ गुड टेम्पर, आपके अंदर अच्छा टेम्पर होना चाहिए, जजमेंट आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, ऑर्डर के अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। नाउ इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो अब क्या होता है, जब अपन ऑडिट कर रहे हैं तो ऑडिट कर रहे हैं तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी इज़ लाइक कि जो भी जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं अपन उनको फॉलो कर रहे हैं, जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, अपने कंपनीज एक्ट के जो शेड्यूल्स की रिक्वायरमेंट्स है, अपन हर एक चीज़ को क्या कर रहे हैं, कंप्लाई कर रहे हैं। सो इसके लिए अपन को क्या करना है, अपने पास क्या होना चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अपन को दो प्रोवाइड कराया गया है, एक XQC1 है अपने पास और एक 220 है। 220 बेसिकली डील्स विद द क्वालिटी विद इन द इंगेजमेंट, कि आप जो पर्टिकुलर इंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसके अंदर क्वालिटी की बात करता है। एंड XQC1 जो है वो आपकी फर्म के अंदर क्वालिटी की बात करता है, कि जो आपके फर्म के अंदर पर्सन है वो सारे कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे स्टैंडर्ड्स के साथ में, तो वो वहाँ क्वालिटी की बात करता है। अपन इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। लाइक द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड, ये सारे स्टैंडर्ड इशूड किए गए हैं अंडर अथॉरिटी ऑफ आईसीएआई काउंसिल, आर कलेक्टिवली नोन एज इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स कहते हैं। देखो इंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, एक तो अपने वही हो गए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो अपन इतनी देर से पढ़ रहे हैं, और ऑडिटिंग में अपन किसके ऊपर ऑडिट करते हैं, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर, ठीक है। फिर अपन ने देखा रिव्यू इंगेजमेंट, ओके, जिनको बोलते हैं SRE अपन किस पे अप्लाई करते हैं, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किसके ऊपर, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर। नाउ थर्ड स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। अश्योरेंस इंगेजमेंट कहाँ आता है, जब अपन अदर देन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, ऑडिट कर रहे होते हैं। अदर देन ऑडिट एंड रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वेरी गुड। नाउ आता है रिलेटेड सर्विस, ठीक है। अब देखो ऑडिटर जो होता है ना, वो सिर्फ ऑडिट, रिव्यू या अश्योरेंस इंगेजमेंट के अलावा भी कुछ रिलेटेड सर्विसेज देता है। लाइक कई बार क्या होता है, कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही होती है तो दे फेस डिफिकल्टीज इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लाइक जो पहले कंपनी, मानो आप AS अप्लाई करती थी, अब उनका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया इंड एस का, सो दे वांट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द इंड एस फॉर्म, ठीक है। अब जब वो फर्स्ट टाइम इंड एस के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं, सो दे विल फेस वेरी प्रॉब्लम्स कि वो कैसे इंड एस में कन्वर्ट हुए। सो इंड एस की नॉलेज एक CA से ज़्यादा तो किसी को नहीं हो सकती। सो द CA इन प्रैक्टिस हेल्प देम, वो उनकी हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। सो इनको बोलते हैं अपन रिलेटेड सर्विस। रिलेटेड सर्विस की हम आपको ऑडिट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हाँ ना तो हम आपका ऑडिट कर रहे हैं, ना ही हम आपका रिव्यू कर रहे हैं, और ना ही हम आपका
आपका कोई अश्योरेंस दे रहे हैं कि ये सही है कि नहीं। वी आर ओनली हेल्पिंग यू, वी आर ओनली प्रोवाइडिंग रिलेटेड सर्विसेज टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यही करते हैं, जहाँ पे अपन ने क्या बोला है इन्होंने कि अपन एग्रीड अपॉन प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं टू इन्फॉर्मेशन एंड कंपाइलेशन इंगेजमेंट। अपन क्या दे रहे हैं उन्हें, कंपाइलेशन इंगेजमेंट की सर्विस दे रहे हैं कि हम आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपाइल करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। अब आया स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो स्टैंडर्ड ऑडिटिंग तो बहुत सारे हैं, पूरी ऑडिट में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग ही है, जिसमें से बहुत सारे बेसिक स्टैंडर्ड्स तो अपन ने इस चैप्टर में कवर कर लिए। लाइक ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ऐसे 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऐसे 315, ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस। ये अपन लेटर ऑन रीड करेंगे। ओके, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, लाइक नाइस। अब आता है अपना रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड है। एक तो आप देख चुके हो SRE है अपने पास में, और भी यहाँ पे क्या होता है रिव्यू एंगेजमेंट के ऊपर स्टैंडर्ड्स हैं। SRE में दो SRE अपने पास, SRE 2400 एंड 2410। 2400 किसकी बात करता है, इंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड 2410 किसकी बात करता है, रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, इनके बीच में डिफरेंस ये है कि जो SRE 2400 है ये क्या होता है कि अपन सिर्फ एक बार करते हैं, एक बार लाइक कि ईयर एंड के ऊपर एनुअली परफॉर्म किया जाता है, जिसमें अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। ठीक है, और जो अपनी SRE 2410 है वहाँ पे क्या होता है, जो लिस्टेड एंटिटीज़ होती हैं उनका क्वार्टरली रिव्यू होता है। तो जो क्वार्टरली रिव्यू होता है वो एग्जिस्टिंग ऑडिटर, मतलब जो कंपनी का ऑलरेडी ऑडिटर है वही क्वार्टरली रिव्यू भी करता है। सो यहाँ पे यूज़ किया गया है रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इंटरिम क्यों, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं उसका क्वार्टरली क्या कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के क्या होते हैं अपने रिव्यू इंगेजमेंट होते हैं। नाउ स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस इंगेजमेंट। मैंने बताया अश्योरेंस क्या एक वाइड टर्म है और अश्योरेंस इंगेजमेंट बहुत सारे हैं। देखो अब अश्योरेंस इंगेजमेंट कौन से हैं। अश्योरेंस इंगेजमेंट में आ रहा है ऐसे ही 3400 एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये मैंने बताया प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या है, जो अजम्पशन के ऊपर हाइपोथिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जो अपन ने फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे बनाए हैं। ठीक है, दूसरा क्या है ऐसे ही 3420 अश्योरेंस इंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑफ कंपाइलेशन ऑफ परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस। ये क्या होता है, जब कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है ना, लाइक मानो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गए 31 मार्च 2024 को कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करे। नाउ मई के अंदर आके मानो कि कंपनी ने किसी सब्सिडरी कंपनी को क्या करा, एक्वायर किया, नाइस। फिर जून में आके वो चाह रहे हैं कि हम क्या करें, प्रोस्पेक्टस इशू करें, हम कोई शेयर इशू करें। सो अब जो वो प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हैं उसमें उन्होंने अपने फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देने पड़ते हैं। लेकिन जो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कैसे प्रिपेयर है, 31 मार्च 2024 के अंदर, जिसमें जो सब्सिडी उन्होंने एक्वायर करी उसके इफेक्ट नहीं है। तो ये है क्या, ऐसे 3420 उसी से रिलेट करता है कि अपन क्या करते हैं, कंपाइलेशन परफॉर्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर करते हैं प्रोस्पेक्टस के लिए। मतलब जो इवेंट अकर हो चुका है उसको इंक्लूड करके उसके एडजस्टमेंट देके अपन क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं। नाउ स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विस। मैंने बताया अपन कुछ रिलेटेड सर्विस भी देते हैं, जहाँ ना तो अपन ऑडिट कर रहे हैं, जहाँ ना अपन रिव्यू कर रहे हैं, और ना ही अश्योरेंस इंगेजमेंट दे रहा। वी आर ओनली हेल्पिंग द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी, कि अपन मैनेजमेंट जो है एंटिटी की उसकी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट को मैनेजमेंट नहीं बोला जाता, यहाँ मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, क्योंकि मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। देखो अब अपने रिलेटेड सर्विस के अंदर कौन से स्टैंडर्ड्स आते हैं। इसमें आता है SRS 4400 एंड SRS 4410। ठीक है, 4400 किसके लिए होता है, इंगेजमेंट टू परफॉर्म एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। देखो इसमें क्या होता है, बेसिकली लाइक कोई क्रेडिटर हो गया, डेटर हो गया, या कंपनी की असेट्स हो गई, तो कंपनी चाहती है कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन द क्रेडिटर, कि वो क्रेडिटर में कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो अपन उसका एक बार रिव्यू करके दें, एक बार उसकी ऑडिट करके दें कि हाँ कंपनी की क्रेडिटर सही है कि नहीं है। और हो सकता है कोई थर्ड पार्टी अपन से ये काम करवा रही हो कि हम मुझे ना कंपनी के क्रेडिटर्स के अंदर इंटरेस्ट है, आप एक बार उनको मेरे लिए एग्जामिन करके दो। सो अपन क्या करते हैं, एग्रीड अपन प्रोसीजर उस थर्ड पार्टी और जो ऑडिटर है जिसको अपन बोलते हैं प्रैक्टिशनर, उन दोनों के बीच में जो प्रोसीजर एग्रीड हुए होते हैं वो अपन क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एंड SRS 4410 के अंदर क्या आता है अपना, कंपाइलेशन इंगेजमेंट। कंपाइलेशन इंगेजमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे कंपनी
फॉर एग्जांपल एएस से इंडियस पे शिफ्ट हो रही होती है तो अपन क्या करते हैं, कंपनी की हेल्प करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में एज पर इंडियस। ओके, अब आता है स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। ये मैंने बताया स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल में अपना कौन सा आता है, SQC1। SQC1 किस पे अप्लाई होता है, क्वालिटी कंट्रोल, सो दैट द फर्म, किसके ऊपर अप्लाई होता है SQC1, फर्म के ऊपर, एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रिपोर्ट इशूज आर अप्रोप्रिएट। कि अपन जो भी काम कर रहे हैं वो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, सारे लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं, और जो अपन रिपोर्ट इशू कर रहे हैं वो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर अप्रोप्रिएट है या नहीं है। ये एक सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है विद इन द फर्म। किसके अंदर, फर्म के अंदर। एक इंगेजमेंट के अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल होता है उसके लिए क्या है, SA220 है, और जो फर्म के अंदर क्वालिटी कंट्रोल होता है उसके लिए कौन सा है, SQC1 है। देखो वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड, स्टैंडर्ड्स यार बेंचमार्क क्या होता है, सबको प्रोवाइड होता है। अगर कोई बेंचमार्क ही नहीं होगा तो एक ऑडिटर जो होता है, हर एक ऑडिटर डिफरेंट तरीके से ऑडिट परफॉर्म करेगा, हर एक ऑडिटर अलग अलग वेज को अडॉप्ट करेगा। इसलिए क्या होता है, कुछ बेंचमार्क प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके बेसिस पे अपन क्या कर सके, ऑडिटर ऑडिट परफॉर्म कर सके, और एक सबके अंदर यूनिकनेस ना हो, सब क्या रहे, कॉमन ही रहे। ड्यूटीज इन रिलेशन टू द इंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टेटमेंट। देखो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। देखो अपनी ड्यूटी यही है कि जो अपने स्टैंडर्ड्स हैं अपन उनको क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का कंप्लाई कर रहे हो, ठीक है। ऑर्डिनरली दीज आर फॉलोड बाय द प्रोफेशनल अकाउंटेंट। अपन प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इनको हम फॉलो करते हैं ही, ठीक है। अगर अपन इनसे डिपार्चर ना करें, इनको कंडक्ट करते नहीं, इसलिए अपन को क्या करना पड़ता है, इंगेजमेंट के अंदर क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू आ गया, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अपन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की ऑडिट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू इंगेजमेंट हो गया अपना, ठीक है, SAE हो गया और SRS हो गया। ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, केस भी अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तब तक आप ये दोनों वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखो, अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करो, जितना हो सके खुद से लर्न करो। एक बार वीडियो देखो, 2 बार वीडियो देखो, और उसके बाद में हो सके तो पूरा चैप्टर पहले खुद से लर्न करना, पहले खुद से रीड करना, उसके बाद में अपन केस स्टडीज़ एंड MCQ एंड जो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है ये क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।